नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश और इस वंश से संबंधित प्रतापी शासक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राव बीका, इनका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1465 से लेकर 1504 तक। बात करें शुरुआत से अगर, तो राव बीका थे, वो बीकानेर के जो शासक थे राव जोधा, उनके पुत्र थे, यानी दूसरे नंबर के पुत्र थे। और राव जोधा के द्वारा इनको जब शासक नियुक्त नहीं किया जाता है, शासक सातलदेव को नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे ये नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? जंगल प्रदेश, अपने काका कांदल के साथ में। और वहाँ पर जाकर जो वहाँ के शासक थे, जाट वगैरह छोटी छोटी जो रियासतें थी, उनको वो परास्त करते हैं, उनके ऊपर अधिकार करते हैं और अपनी फिर राज्य वहाँ पर स्थापित करते हैं। और वहाँ पर एक नरा जाट होता है, उस नरा जाट को उनके द्वारा जो परास्त किया जाता है। फिर बीका और नेरा, यानी बीका यानी राव बीका और नेरा यानी नरा जाट, इन दोनों के नाम से फिर ये बनता है बीकानेर। और फिर ये अपनी जो प्रथम राजधानी बनाते हैं, ये बनाते हैं कोडम देसर। और बीकानेर की ये नींव रखते हैं वो करणी माता के आशीर्वाद से। तो इनकी कुल देवी मानी जाती है करणी माता। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। तो अपन ने शुरुआत में थोड़ा पढ़ा ही था, पहले डिस्कस किया था कि भाई बीका जो थे वो मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे, यानी दूसरे नंबर के पुत्र थे। अपने पिता के द्वारा जो व्यंग्य किए जाने के कारण 1465 ईस्वी में जंगल प्रदेश में आ गए। यानी कब आए थे? 1465 ईस्वी में वो मारवाड़ छोड़कर तो जंगल प्रदेश के अंतर्गत जाता था। यानी जोधपुर का जो उत्तरी क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यानी जंगल देश। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में भी सहायता मिली। यानी कहा जाता है कि जो करणी माता है, करणी माता की कृपा से उन्हें नवीन राज्य स्थापित करने में क्या मिली थी? सहायता मिली थी। एक दूसरी मान्यता भी है कि इनके अनुसार जंगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। यानी ये भी कहा जाता है कि भाई जंगल प्रदेश को राव बीका ने और जाट सरदार नरा ने, या नरा क्यों या नेरा क्यों, उन्होंने मिलकर जीता था। अतः दोनों के नाम से इसे बीकानेर कहा गया था। यानी नरा जाट के द्वारा और बीका के द्वारा इस क्षेत्र को जीता गया था। तो इन्हीं के नाम से नरा और बीका, इन दोनों के संयुक्त नाम से क्या नाम पड़ा था? बीकानेर। आगे चर्चा करें तो भाटी चौहान खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों को फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार भी कर लिया। और फिर पुंगल के राव सेका की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति को और उन्होंने क्या किया था? मजबूत किया था। यानी यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो राव सेका थे, सेका की एक पुत्री थी रंगदे, राव सेका की पुत्री थी रंगदे। रंगदे से विवाह कर कोडम देसर को क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी राव बीका के द्वारा राव सेका की पुत्री रंगदे से विवाह किया गया और उसके बाद में कोडम देसर को वो क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी। तो ये प्रथम राजधानी बनाई जाती है ना, वो कौन सी बनाई जाती है? कोडम देसर। फिर 1448 ईस्वी में,
88 ईस्वी में 88 में उसने बीकानेर राज्य की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था। यानी उससे पहले अगर बात करें तो 1885 में राती घाटी में बीकानेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। यानी इनके द्वारा बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था राती घाटी के अंतर्गत 1485 के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है बीकाजी की टेकरी। और इसी के ऊपर फिर जो वर्तमान के अंतर्गत जो दुर्ग स्थापित थे, जूनागढ़ का दुर्ग, वो स्थित है। फिर 1888 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर को बसाया था। यानी 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना की और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र स्थापित किया। लेकिन 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की गई, वो करणी माता के आशीर्वाद से स्थापित की गई और नरा जाट का क्षेत्र होने के कारण बीकानेर में उनका नाम भी शामिल किया गया था। और ये जो बीकानेर तो शहर स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था? आखा तीज के दिन। यानी आखा तीज के दिन बीकानेर राज्य की क्या की गई थी? स्थापना की थी, यानी उसको बसाया गया था करणी माता के आशीर्वाद से। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का भी निर्माण किया। राव बीका के द्वारा देशनोक के अंतर्गत करणी माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और 1504 ईस्वी में राव बीका की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये राव बीका के बारे में। अब बात करेंगे आगे राव लूणकरण के बारे में। इनका जो समय रहता है, राव लूणकरण का जो समय रहता है वो रहता है 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। यानी कहते हैं कि राव लूणकरण से पहले उनका भाई जो नरा था, वो नरा 4 माह का शासक भी रहा था। यानी इनसे पहले, राव लूणकरण से पहले इनका एक भाई था नरा, नरा जाट नहीं, नरा था, वो 4 माह तक शासक रहा था। और राव बीका का सबसे छोटा पुत्र था कौन? राव लूणकरण। यानी राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। और कहते हैं इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को भी हराया था। यानी किनको? नागौर के शासक मोहम्मद खां को भी हराया था। और इनको कहते हैं कलयुग का कर्ण भी इनको कहा जाता है। फिर आगे बात करें तो 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब जो अबी मीरा से लड़ता हुआ संघर्ष के दौरान जो लाव लूणकरण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको अपन कहते हैं ये डोसी का युद्ध, जो नारनौल के अंतर्गत होता है। और यहाँ का जो शासक है वो नवाब अब्बी मीरा थे, उनसे वो लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। अब बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिर छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा। यानी राव लूणकरण को क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। आपसे पूछे कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकरण को। और ये बात पता चलती है जो बिट्टू सुजा द्वारा जो रचित ग्रंथ है। यानी बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैत सिरो छंद में कहा कि भाई कलयुग का करण कौन है? राव लूणकरण। ये जो जय सोम द्वारा रचित एक ग्रंथ है,
ये करमचंद वसो जो कीर्ति काव्यम करमचंद वसो कीर्ति करते काव्यम नामक ग्रंथ में उनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई। और किन की तुलना कर्ण से की गई है? राव लूण कर्ण से। और किसके अंतर्गत की गई थे? करमचंद वंशोत कीर्तन काव्यम के अंतर्गत। और ये किसके द्वारा रचित है? जय सोम के द्वारा। और इसमें लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई। और लूणकरण सर झील का निर्माण भी इसे स्वीकार किया जाता है। यानी लूणकरण जो शहर बसाया वो भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। और लूणकरण ने अपनी पुत्री यानी राव लूणकरण की पुत्री थी बालाबाई। उस बालाबाई का विवाह आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा से किया गया था। तो ये था राव लूणकरण के बारे में। अब आगे चर्चा करेंगे राव जैतसिंह के बारे में। राव जैतसिंह का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1526 से लेकर 1541 का रहता है। ये राव लूणकरण की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं और अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर की सेना खानवा युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा की मदद के लिए भी भेजते हैं। जयसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान यानी हुमायूं का भाई को पराजित किया। यानी इनके द्वारा 1534 के अंतर्गत बाबर का जो पुत्र था कामरान या कह सकते हैं हुमायूं का भाई, उनको पराजित किया। और इस संघर्ष की जो जानकारी मिलती है वो राव जयसिंह छंद में मिलती है। और ये राव जयसिंह छंद जो लिखा गया है वो बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया है। इसमें ये जानकारी मिलती है। यानी काबुल के जो शासक या कह सकते हैं हुमायूं के भाई कामरान से इनका जो युद्ध होता है 1534 का, इसकी जो जानकारी मिलती है वो बिट्टू सुजा के द्वारा जो रचित ग्रंथ है राव जयसिंह छंद, इसके अंतर्गत जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई काबुल के शासक जो कामरान का युद्ध हुआ था राव जयसिंह 1534 के अंतर्गत, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राव जयसिंह छंद है जो बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई उसके अंतर्गत। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भी भेजा था। यानी एक युद्ध होता है 1541 के अंतर्गत पाहेबा का युद्ध। उसके अंतर्गत बीकानेर के जो शासक है ये राव जयसिंह और राव मालदेव के बीच में संघर्ष होता है और इसके अंतर्गत राव जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी फिर इसके अंतर्गत राव जयसिंह के द्वारा अपने मंत्री जो नागराज है उनको वो शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भी भेजता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई होबा का जो युद्ध होता है 1541 के अंतर्गत, जिसमें राव जयसिंह अपने मंत्री नागराज को किसकी सहायता के लिए भेजते हैं? शेरशाह सूर्य के पास में सहायता के लिए भेजते हैं। मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में सहोबा या पाहोबा यानी जोधपुर के युद्ध में राव जयसिंह मालदेव की सेना से लड़ते हुए क्या प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी
इनकी मृत्यु होती है 1541 के अंतर्गत। एक युद्ध होता है साहिबा का युद्ध या पाहिबा का युद्ध, जो जोधपुर के अंतर्गत होता है। तो ये था राव जयसिंह के बारे में। आगे राव कल्याणमल राव राय सिंह के बारे में अगले अध्याय, अगले भाग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।